मुंबई के एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर एक लड़की खिड़की के सामने खड़ी, आंखों में आंसू लिए, मेरे पास अब सिर्फ यही रास्ता बचा है, ये कहते हुए वो खिड़की से नीचे की तरफ झांकती है, जहां पर उसे साफ पता चल रहा था कि अगर वो यहाँ से कूद गई तो वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी वह दिल पर पत्थर रखकर, मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये कहते हुए जैसे ही वहां से कूदने वाली थी कि तभी पीछे से किसी शख्स ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह लड़की सीधा उस शख्स के गले जा लगी। इस वक्त उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वह अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए उस शख्स की तरफ जैसे ही देखती है, तभी वह शख्स तेज दहाड़ते हुए, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो चुका, जो तुम यहाँ खिड़की से कूद कर अपनी जान देने वाली थी? तभी सौम्या आंखों में बेतहाशा आंसू लिए, तुम्हारे पास रहने से तो बेहतर यही है कि मैं अपनी खुद की जान ले लूं। ये कहते हुए सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रणबीर गुस्से से टेबल पर पैर मारते हुए, बहुत शौक है ना मरने का, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर सीधा कॉरिडोर से लेता हुआ उसे अपने कमरे में ले जाता है। रणवीर की इस हरकत पर सौम्या अपने मन में, भगवान कहीं ये भागने पर अब मुझे कोई और बड़ी सजा ना दे दे, ये कहते उसे अंदर ही अंदर अब डर सताने लगता है। इससे पहले सौम्या कुछ सवाल करती, अभी रणबीर उसे बिस्तर पर पटकते हुए, जब से आई हो तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, सर में मेरे दर्द होना शुरू हो चुका है। ये कहते हुए रणबीर सौम्या की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। तभी सौम्या अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए, फिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे जाने दीजिए, इससे आपके सर में दर्द भी नहीं होगा। सौम्या की बात सुनते रणवीर सौम्या के बालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए, बहुत बोलने लगी हो, लगता है भूल चुकी हो कि उस नर्क से निकालने वाला मैं ही था और यहाँ पर तुम्हें मैं ही लेकर आया हूँ, तो तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तभी सौम्या अपने बालों को छुड़ाते हुए, मैं कुछ भी नहीं भूली, बल्कि ये कहो कि मैं एक नर्क से दूसरे नर्क आ पहुंची हूँ। बस फर्क इतना है कि वहां पर मुझे बेचा गया था और यहाँ पर मुझे खरीद कर लाया गया है। सौम्या की बात पर रणवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है, लेकिन इस वक्त उसने अपने गुस्से पर बेहद काबू किया था। वह नहीं चाहता था कि सौम्या के साथ वह कुछ गलत करे। रणवीर के चेहरे को देखते हुए सौम्या, क्या हुआ? सच पसंद नहीं आया आपको? मैंने तो आपको वही कहा जो आपने मुझे बताया था कि आप मुझे खरीद कर लेकर आए हैं। अगर कोई इंसान किसी को खरीदता है तो उससे साफ पता चलता है कि वह इंसान उससे अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। इसी वजह से आपको ये झूठ का नकाब ओढ़ने की जरूरत नहीं है। सौम्या यूं ही बोलते जा रही थी कि तभी धीरे से रणवीर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए सौम्या अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? जहां हूं वहीं रुक जाओ। लेकिन रणवीर सौम्या की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को अपने होठों के बेहद करीब कर लेता है। इस वक्त सौम्या की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वह दोनों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था, जिसे देखते हुए सौम्या बेहद डरी हुई थी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रणबीर बेहद खतरनाक वॉइस में, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम जो भी सोचती हो मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें यह लग रहा है कि मैं तुमसे अपनी हसरती पूरी करने के लिए खरीद कर लेकर आया हूँ, तो तुम जैसा चाहो वैसा समझो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हुए उसके जबड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, जिससे सौम्या दर्द के मारे कराने लगती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इस वक्त रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। आज तुम एक बात अच्छे से सुन लो, मेरा नाम रणवीर शौर्य है, मुंबई का टॉप बिजनेसमैन। एक बार कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे तो वहां से पैसा जरूर वसूल करता है, वहां पैसा बर्बाद नहीं होने देता। तुम्हें भी उस कोठे से लाने की कीमत मैंने पूरे 1 करोड़ दी है। अब से तुम मेरी गुलाम हो, तुम्हें जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अगर तुमने इनकार किया, ये कहते हुए उसके होठों के बेहद नजदीक आ जाता है और धीरे से फुसफुसाते हुए, जो तुम सोच रही हो उससे सच होने में मैं 1 सेकंड देरी नहीं करूंगा, ये कहते उसकी आंखों में देखने लगता है और फिर एक झटके से उसे बिस्तर पर धकेलते हुए एटीट्यूड के साथ अपनी पॉकेट में रुमाल निकालता है और अपने हाथों को साफ करते हुए, ओ शिट, तुम्हें छूकर तो मैं आज गंदा हो चुका हूँ। रणबीर की यह बात सुनते ही सौम्या के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए, आपको मैंने नहीं कहा कि आप मुझे छुएं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं आप में। सौम्या की बात सुनते रणबीर गुस्से से अपना रुमाल सौम्या पर मुंह पर फेंकते हुए, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें इस नर्क से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम हो कि अपने ही एटीट्यूड में हो। लेकिन खैर कोई नहीं, तुम्हारा ही एटीट्यूड मैं एक न एक दिन मिट्टी में मिला दूंगा। तुम रणवीर शौर्य को नहीं जानती, और वैसे भी तुम्हें एक बात मैं अच्छे से बता दूं, तुम्हें छूने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ एक मेरी जरूरत हो। रणवीर के आखिरी शब्द सुनते ही सौम्या चिल्लाते हुए बिस्तर पर खड़ी हो जाती है और रणवीर की तरफ देखते हुए, जरूरत का क्या मतलब है आपका? अब आप मुझसे कौन सी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं? ये कहते हुए सौम्या गुस्से से रणवीर शौर्य की तरफ देखने लगती है। तभी रणवीर अपने कंधे उचकाते हुए
तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरी दादी के सामने एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। ये कहते हुए रणवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। तभी सौम्या रणवीर के सामने आकर, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो चुका? मैं भला आपसे शादी क्यों करूंगी? मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। ये कहते हुए जैसे ही वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने वाली थी कि तभी रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सौम्या की पीठ रणवीर के गले जा लगती है। सौम्या के करीब आते ही रणवीर की धड़कनें तेज बढ़ने लगती है, लेकिन उसने फिर भी सौम्या पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तो दूसरी तरफ सौम्या अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी सौम्या गुस्से से चिल्लाते हुए, छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि मुझे छूने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर अब ये क्या है? सौम्या की बात सुनते रणवीर होश में आते हुए बेहद खतरनाक वॉइस में, बहुत हो चुका है तुम्हारी बकवास, अब अच्छे से सुन लो। अगर तुमने एक कदम इस घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें शादी से पहले आज तुम्हारे साथ सुहागरात जरूर मना लूंगा। रणवीर ये बात सुनते सौम्या बेहद हैरान रह जाती है। इसके आगे कुछ कह पाए तभी रणवीर, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। वैसे भी भाग कर कहाँ जाओगी? कहाँ? उस अपने मामा मामी के घर, जिन्होंने तुम्हें खुद उस नर्क में भेज दिया। यह कहते हुए सौम्या को एक झटके से अपने से दूर करता है और उसे अपने सामने करता है। रणवीर की बात का सौम्या के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह अपनी आंखें नम करते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाई हुई थी। तभी रणवीर उसका चेहरा हाथ में पकड़ते हुए, अब नजरें क्यों चुरा रही हो? इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था, लेकिन तुम थी कि मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। खुद अच्छे से जानती हो कि यहाँ से निकल जाने के बाद तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, तो फिर क्यों इतने हाथ पैर मारने पर लगी हो? शायद मालूम नहीं, उस कोठे से निकालने के लिए तुम्हें मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितने लोगों के साथ फाइट की है। तुम्हें कहीं उन लोगों ने फिर से देख लिया तो तुम्हें घसीटते हुए फिर उसी जगह पर ले जाएंगे जहां से तुम वापस दोबारा निकल नहीं पाओगी, और इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसे झंझोड़ता हुआ बिस्तर पर पटकता है। इसी वजह से अच्छे से सुन लो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कल मेरी और तुम्हारी शादी होगी, वो भी मेरी दादी के सामने, और हाँ, दादी के सामने कोई नाटक मत करना। ये कहते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला था तभी वो बिना पीछे मुड़े, और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर खरीद कर लेकर आया हूँ। ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी सौम्या पीछे से चिल्लाते हुए, तुम अपने आप को इतने बड़े बिजनेसमैन बोलते हो, तो फिर मुझ जैसी कोठे वाली लड़की के साथ ही शादी क्यों करना चाहते हो? तुम चाहो तो किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकते हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है ना, फिर मैं ही क्यों? ये कहते सौम्या हैरान भरी नजरों से रणवीर की तरफ देख रही थी। तभी रणवीर खतरनाक वॉइस में, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। ये कहकर वह तेज कदम बढ़ाते हुए सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। रणवीर के जाते सौम्या आंखों में बेतहाशा आंसू लिए, ये सब कुछ मामा मामी की वजह से हो रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह लोग मुझे जिंदगी में इतना बड़ा धोखा देंगे। ये कहते हुए सौम्या की आंखें नम हो जाती है और वह उस पल को याद करने लगती है जब वह सिर्फ 6 साल की थी। 6 साल की उम्र में ही सौम्या ने अपने माता पिता को खो दिया था। सौम्या के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी, लेकिन इतने बड़े हादसे के बीच सौम्या की जान बच चुकी थी। इसके बारे में हर कोई यही बात करता कि इतने बड़े एक्सीडेंट से बच पाना बेहद नामुमकिन था, लेकिन लगता है ये कुदरत का लिखा था कि इस बच्ची की जान बच गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद सौम्या के सर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मामा मामी का ही साथ था, लेकिन इस वक्त उन लोगों ने भी सौम्या को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन लोगों को ये खबर पता चली कि सौम्या के माता पिता ने सौम्या के जन्म के बाद ही उसके नाम की एक इंश्योरेंस करवा रखी थी, लेकिन अब माता पिता के गुजर जाने के बाद वो इंश्योरेंस पूरे 18 साल की उम्र के बाद सौम्या को मिलनी थी, जिसकी कुल रकम पूरे 50 लाख रुपए थी। इतनी बड़ी रकम सुनकर उन दोनों के बीच में लालच आ चुका था। हालांकि इस बारे में सौम्या को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसके मामा मामी लालच की वजह से उसे अपनाकर यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। उस वक्त वह इतनी छोटी थी कि अकेली इस घर में रहती तो उसे काफी डर लगने लगता। इसी वजह से वह भी अपने मामा मामी का साथ पाकर बेहद खुश थी और खुशी खुशी उनके साथ उनके घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। हालांकि इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खो देना ये बड़ी ही दुख वाली बात थी, लेकिन वह बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाली थी, क्योंकि मामा मामी के घर आने के बाद अब उसे कोई चीज की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अपने माँ बाप जैसा प्यार अब बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि मामा मामी सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। धीरे धीरे सौम्या इसी को अपनी जिंदगी मानकर जीने लगती है। अब उसे यही उम्मीद थी कि कम से कम उसके मामा मामी ने उसे अपने घर पर रहने की पनाह तो दी है, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र में वह लोग उसे पनाह न देते तो फिर सौम्या कहाँ जाती। इसी वजह से सौम्या इसी को अपनी जिंदगी मानकर जीती है, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें अभी भी कम नहीं थी। मामी हमेशा उसे बोझ के घर के कामकाज करवाया करती थी, जिसकी वजह से सौम्या इनकार नहीं करती। अब इसी तरीके से वक्त बीतना शुरू होने लगा था। जब सौम्या 18 साल की होने वाली थी तो उससे पहले उसके मामा मामी उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं।
अचानक उनका बदलाव देखकर सौम्या भी हैरान थी, लेकिन कहीं न कहीं वो दिल से खुश थी कि अब मामा मामी अब उसके बच्चों के साथ उसे भी प्यार करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब उससे वह घर के कामकाज भी नहीं करवाया करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मामी रोज हमेशा सौम्या के मामा के कामकाज के बारे में बताया करती कि उसके मामा अब कमजोर हो चुके हैं, अब उनसे दिहाड़ी लगाकर काम नहीं किया जाता। जो भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे वो सौम्या के ऊपर खर्च हो जाते हैं, जिसे सुनकर सौम्या को भी एहसास होने लगा था कि वो कैसे करके अपने मामा मामी की मदद करे ताकि उनके सर से थोड़ा बोझ हल्का हो सके। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए सौम्या की मामी उसके 18 साल होने के बाद ही सौम्या को बहला फुसला कर वो सारे पैसे खुद ले लेती है। हालांकि सौम्या भी इस चीज से इनकार नहीं करती, वो तो पहले से भी कैसे भी करके अपने मामा मामी की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इन पैसों की वजह से ही उसके मामा मामी ने उसे इतने सालों में उस घर में रहने की पनाह दी थी। पैसे मिल जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपनी बड़ी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घराने में करवाने का फैसला करते हैं। लेकिन इतने बड़े घर में उनकी बेटी की शादी करवाना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। लड़के वालों ने काफी सारी चीजों की डिमांड की थी, जिसे पूरा करते करते काफी सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अपनी एक बेटी की शादी करवाने के बाद अब सौम्या के मामा मामी फिर से उससे घर की कामकाज करवाया करते और बात बात पर जलील किया करते। धीरे धीरे सौम्या इन चीजों को बर्दाश्त करते जा रही थी, लेकिन अब कहीं न कहीं अब उसे ये बात खटकने लगी थी, क्योंकि पहले तो वह बचपन में ये सारी बातें सुन लेती थी, लेकिन अब 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के खिलाफ बातें सुन पाना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, जिसके बदले वह मामा मामी को अब जवाब देने लगी थी। सौम्या के मुंह से उल्टा जवाब सुनते ही कहीं न कहीं अब उन्हें चिंता सताने लगी थी कि कहीं सौम्या उनसे अपने पैसे ना मांग ले, जिसकी वजह से उन्होंने सौम्या को रास्ते से हटाने के लिए सौम्या को एक रात खाने में नशे की दवा मिला दी। हालांकि उस रात सौम्या के मामा मामी उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन सौम्या को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मामा मामी उसके साथ एक षड्यंत्र रचने वाले हैं। अगली सुबह जैसे सौम्या की आंख खुली तो सौम्या ने अपने आप को एक बड़े से कोठी में मौजूद पाया, जहां पर उसके इर्द गिर्द कई सारी लड़कियां मौजूद थी और उन्हीं लड़कियों के बीच पर एक खाट पर 50 साल की औरत बैठी थी, जिसके माथे पर एक बड़ा सा टीका था और वो मुंह पर पान चबाते हुए बेहद खतरनाक नजरों से सौम्या को देख रही थी। सौम्या ने जब अपने आप को इस अनजान जगह में देखा तो वह बेहद हैरान रह चुकी थी। जब उसने सवाल किया कि वह कहाँ पर है तो उसे मालूम पता चला कि उसके मामा मामी उसे बेचकर यहाँ से जा चुके हैं, जिसके बदले उन्हें पूरे 10 लाख रुपए मिले हैं। इस बात को सुनकर सौम्या का दिल पूरा टूट चुका था। उसे अपने मामा मामी से इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नीचे गिर सकते हैं, कि पैसों की लालच में उस इतने अंधे हो जाएंगे कि वह सौम्या को इस जगह पर बेचकर चले जाएंगे। हालांकि इन सबके बावजूद सौम्या वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहां से निकल पाना किसी भी लड़की के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वहां पर काफी हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड रखे गए थे जो सारी लड़कियों पर निगरानी रखे थे। वैसे भी अगर एक बार कोठे पर कोई लड़की आ जाए तो वहां से सिर्फ और सिर्फ उसकी लाश ही निकलती है। ये बात तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि सौम्या उस वक्त काफी रोई, काफी चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी बिल्कुल भी मदद ना की। हार पछताकर सौम्या को एक लाल रंग की चटक साड़ी पहना देगी और उसे एक कमरे में भेज दिया गया और ये कहा गया कि जो भी कस्टमर आए आज रात उसे खुश करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सौम्या का दिल चाहा कि वह भी खुद की जान ले ले, लेकिन ये करना भी उसके लिए नामुमकिन था। वह रात सौम्या की जिंदगी की बेहद खतरनाक रात थी। उसे नहीं मालूम था कि चंद ही कुछ मिनट के अंदर उसकी जिंदगी यूं पलट जाएगी। वह कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खटकने की आवाज आती है। वह आवाज को सुनते ही सौम्या की धड़कनें तेज बढ़ने लगी थी और उसे अंदर ही अंदर एक डर सताने लगा था कि तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान शख्स जिसने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना था वह तेज कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर एंटर करता है। सौम्या शख्स को देखते ही अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए, देखो प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये कहते सौम्या अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन तभी वह शख्स सौम्या के बेहद करीब आकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। सौम्या को बिल्कुल मालूम नहीं था कि अब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके आगे वह कुछ कर पाती कि तभी उस शख्स ने सौम्या के मुंह पर एक रुमाल रख दिया था। इसमें एक बार फिर से नशे की दवा मिलाई गई थी, जिसे सूंघते ही सौम्या उसी पल नींद की आगोश में चली गई और एक बार फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक मखमली बिस्तर पर पाया, जिसे देखकर वह हड़बड़ाते हुए तुरंत उठी और जैसे कमरे से बाहर जाने वाली थी कि तभी वह शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके जरिए सौम्या को यह पता चलता है कि एक बार फिर से उसकी नीलामी हो चुकी है। इस खबर को मानो सौम्या के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि एक के बाद एक उसकी जिंदगी में हादसे होते जा रहे थे। इतने सब बातों को सोचकर सौम्या फूट फूट कर रो रही थी। तभी वह बिस्तर की चादर को कसकर मरोड़ते हुए, मामा मामी आपने पैसों की लालच में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको पैसे चाहिए थे, वह भी मैंने आपको दे दिए, लेकिन तब भी आपने क्या किया, मुझे ही बेच दिया।
अपनी खुद की बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए आपने किसी और बच्चे की जिंदगी उजाड़ दी। ये कहते हुए सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ रणवीर बार काउंटर पर बैठा हुआ वाइन का गिलास हाथ में लिए बड़े ही स्टाइल के साथ सामने सोफे पर बैठी हुई लड़की की तरफ देख रहा था, जो न जाने पिछले 1 घंटे से उस पर बरसे जा रही थी। तभी रणवीर घड़ी की तरफ देखते हुए, मुझे अब मीटिंग के लिए निकलना पड़ेगा, ये कहते हुए जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाने वाला था, तभी वो लड़की जिसका नाम शर्लिन चोपड़ा था, रणवीर का हाथ पकड़ते हुए, आर यू मैड? मैं पिछले 1 घंटे से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि यहाँ से जा रहे हो। तभी रणवीर शर्लिन से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम भी शर्लिन अच्छे से जानती हो कि ये सब मैंने अपने लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं दादी के लिए कर रहा हूँ। ये कहते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी शर्लिन रणवीर के बेहद नजदीक आकर उसके कॉलर को ठीक करते हुए, आई नो स्वीट हार्ट, अच्छे से जान रही हूँ तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से प्यार बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल भी नहीं देख सकती। रणवीर शर्लिन से एक कदम पीछे होते हुए, ये तुम्हारा लुकआउट है शर्लिन, मेरा नहीं। ये कहते हुए जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी शर्लिन पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए, तो फिर तुमने मुझे शादी के लिए क्यों कहा था? क्यों तुमने मेरे दिल में उम्मीदें जगाई, ये जानते हुए कि तुम अच्छे से कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। शर्लिन की बात सुनते ही रणवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, और वह भी मैं शादी सिर्फ और सिर्फ कोई मकसद से करने वाला था, जिसके बारे में तुम अच्छे से जानती हो। इसी वजह से अब मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें गुस्से में कुछ कहूँ। रणवीर के इतने कठोर भरे लफ्ज सुनते ही शर्लिन, इसका मतलब तुम अपने मकसद के लिए अब किसी और लड़की से शादी करोगे? ये कहते हुए शर्लिन रणवीर की आंखों में देख रही थी। तभी रणवीर कोल्ड वॉइस में, तुमने सही सोचा शर्लिन चोपड़ा, रणवीर शोर अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात सिर्फ मकसद की नहीं, यहाँ पर बात मेरी दादी की भी है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करता हूँ। इसके आगे रणवीर कुछ कहने वाला था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और वह बिना शर्लिन से बात किए वहां से सीधा बाहर चला जाता है। रणवीर के जाते ही शर्लिन अपना हाथ कसकर बार काउंटर पर मारते हुए, तुम सिर्फ मेरे हो रणवीर, मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये कहते हुए उसकी आंखें बेहद सर्द लाल हो चुकी थी। अगली सुबह सौम्या गहरी नींद सो रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजे के खुलने के बाद भी सौम्या बिस्तर पर करवट लेकर सो रही थी कि अब तक उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसे सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह वह जाकर सोई थी। रणवीर जैसे सौम्या को उठाने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि तभी सौम्या सोते हुए देख वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, यूं ही खड़ा उसे देखता रहता है। इस वक्त सौम्या सोते हुए बेहद मासूम और सुंदर लग रही थी, जिसकी मासूमियत चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिसे देखते हुए रणवीर सोते हुए, तुम इतनी मासूम लग रही हो, लेकिन होश में आते हुए तुम पूरी एक शैतान लगती हो। ये कहते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, लेकिन तभी सौम्या जैसी करवट लेने वाली थी कि तभी वह अपनी अधखुली आंखों से सामने खड़े रणवीर को देखकर बेहद चौंक जाती है और हड़बड़ाते हुए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहती वो चादर ओढ़कर सीधा पीछे हट जाती है। तभी रणवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, लेकिन तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो, लगता है सदियों से सोई नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर दुल्हन का जोड़ा देने के लिए आया था, इतनी देर में मेकअप आर्टिस्ट भी आने वाले हैं जो तुम्हें तैयार करेंगे। रणवीर की ये बातें सौम्या बड़ी हैरान भरी नजरों से सुन रही थी। इस वक्त उसके माथे पर बल पड़े थे, जिसे देखते हुए रणवीर, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुम फिर से कल जो हमारे बीच बात हुई थी वो भूल चुकी हो, या मैं फिर से वह याद दिलाऊं? ये कहते हुए जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी सौम्या, मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने मुझे खरीदा है और अब आप जैसा चाहते हैं मुझे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा नहीं। ये कहते सौम्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे सुनते हुए रणवीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आती है और वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, ध्यान रहे मेरे परिवार वालों के सामने कोई गड़बड़ मत करना। ये कहते हुए सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। रणवीर के जाते ही सौम्या गुस्से से बिस्तर पर पड़े पिल्लों को जमीन पर फेंक देती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए, क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये कहते हुए घुटनों के बल सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। करीब 4 घंटे के बाद सौम्या दुल्हन का जोड़ा पहने हुए मंडप पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ा गया था और ठीक उसके बगल में दूल्हे का सेहरा पहने हुए रणवीर बैठा हुआ था और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और सामने पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जहां एक तरफ रणवीर के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या मन ही मन आंसू बहाए जा रही थी। ये शादी उसकी रजामंदी से नहीं हो रही थी, अब उसके पास पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं था। तभी कुछ देर के अंदर सौम्या रणवीर की पत्नी बन जाती हैं। जहां एक तरफ इस बारे में रणवीर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी, तो वहीं सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी रणवीर सौम्या का हाथ पकड़ते हुए, चुपचाप चलो और मेरी दादी से मिलो,
उनके सामने ये रोने धोने का नाटक मत करना। ये कहते उसका हाथ पकड़कर सीधा अपनी दादी के पास ले जाता है। हालांकि सौम्या में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उसकी दादी से बात करे, लेकिन वह कुछ कहती कि उससे पहले ही रणवीर की दादी सौम्या का पल्लू उसके चेहरे से ऊपर करते हुए, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पोते ने तुम्हें चुना जिसे मैंने पसंद किया था। ये कहते उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती है। तभी सौम्या रोते हुए जैसे उनके चेहरे की तरफ देखती है तो हैरान भरी नजरों से, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तभी दादी सौम्या का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए, तुमने सही पहचाना, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन 15 दिन पहले ही तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी सौम्या हैरान भरी नजरों से, लेकिन मैंने आपकी जान कब बचाई। ये कहते हुए वह सवालिया नजरों से दादी की तरफ देखने लगती है। तभी दादी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आज से 15 दिन पहले मैं शिवजी भगवान के मंदिर गई थी, जहाँ पर मैंने एक पूजा रखवाई थी। उसी पूजा के दौरान सीढ़ियों से चढ़ते हुए मेरा पैर फिसल चुका था, लेकिन मैं जैसे सीढ़ियों से गिरने वाली थी कि तुमने मौके पर आकर मेरी जान बचा ली। उस दिन मैं वहां से गिर जाती तो शायद अब तक मैं हॉस्पिटल में पड़ी रहती। उस दिन तुम्हें देखकर मुझे यही लगा कि तुम ही मेरे पोते के लिए बेहतर लड़की हो। इसी वजह से मैंने अपने पोते के सामने जिद की और तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए कहा, और कि तुमसे शादी करे, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ और यही मेरी आखिरी इच्छा है। देखो, मेरे पोते ने मेरी इस इच्छा को भी पूरा किया। अब तुम इस घर की बहू हो, मेरे पोते की बीवी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। पूरी कहानी को सुनते सौम्या हैरान भरी नजरों से रणबीर की तरफ देख रही थी। शादी में आए हुए किसी गेस्ट से बातें कर रहा था। जैसे रणबीर की नजर सौम्या पर जाती है तो सौम्या अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। इस बात को सुनकर सौम्या को ये मालूम पड़ चुका था कि आखिर क्यों रणबीर उसी के साथ शादी करना चाहता था, क्योंकि वह उसकी दादी की पसंद थी। कुछ देर के बाद सौम्या रणबीर के कमरे में उसकी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। तभी वो अपने सर से पल्लू हटाते हुए, आखिर मैं क्यों उस शख्स के लिए ये सब कर रही हूँ, क्योंकि उसने तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की वजह से की है। ये शादी नहीं बल्कि एक जबरदस्ती का रिश्ता है जिसमें मुझे मजबूर करके बांधा गया है। ये कहते हुए गुस्से से कमरे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगती है। तभी कुछ देर के बाद रणबीर कमरे के अंदर दाखिल होता है और सौम्या को इस हालत में देखकर, ये क्या तरीका है, तुम्हें तो इस वक्त बिस्तर पर बैठकर अपने पति का इंतजार करना चाहिए, और तुम हो कि ये बेहया होकर जुल्फे बिखेर कर कमरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। रणबीर की बात सुनते सौम्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए, खबरदार, अगर तुमने मुझे अपना पति कहा, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि ये शादी तुमने सिर्फ अपनी दादी के कहने की वजह से की है। लेकिन मिस्टर रणबीर शौर्य, मैं कोई खिलौना नहीं जिसे जो पसंद आ गया वो मुझे अपनी पत्नी बना ले। तभी रणबीर माथे पर बल डालते हुए सौम्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए, अब तुम ही मेरी वाइफ हो, अब उसी हिसाब से तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहते उसके माथे पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। तभी सौम्या गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, इससे अच्छा है कि मैं उस कोठे में ही रह लेती, वही ठीक था। बेशक हर रात मुझे नए नए मर्दों के साथ बितानी पड़ती। सौम्या इसके आगे कुछ कहती कि तभी रणबीर सौम्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि तुम क्या बोलते जा रही हो। ये कहते हुए एक झटके से उसे अपने से दूर करता है और बेहद खतरनाक वॉइस में, लिसन, मुझे जितनी नफरत करनी है करो, मेरे बारे में जितना बुरा भला बोलना है बोलो, लेकिन आइंदा मेरे सामने बकवास बात बिल्कुल मत करना। ये कहते उसे झुझोरता हुआ दूसरी तरफ धकेल देता है, जिससे सौम्या सीधा बिस्तर पर जा गिरती है। तभी रणबीर टेबल में से सिगरेट और लाइटर लेकर सीधा बालकनी में चला जाता है। रणबीर के जाते सौम्या आंखों में बेतहाशा आंसू लिए फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ रणबीर अपने होठों पर सिगरेट लगाए हुए था। इस वक्त सिगरेट का धुआं उसके नाक से बाहर आ रहा था, मानो ऐसा कि इस वक्त रणबीर बेहद गुस्से में है। तभी वह अपना हाथ रेलिंग पर मारते हुए, आखिर मुझे हुआ क्या है, आखिर मैं क्यों इस लड़की के लिए फील करने लगा हूँ जो सिर्फ कल की आई हुई है। जी कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बंद आंखों में भी इस वक्त सौम्या का चेहरा उसे नजर आ रहा था। तभी वह एक झटके से अपनी आंखें खोलते हुए, लेकिन जो भी था, मुझे सौम्या पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये कहते हुए दोबारा कमरे में एंटर करता है तो देखता है कि सौम्या दुल्हन का जोड़ा पहने हुए ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस वक्त सौम्या की पीठ रणबीर की तरफ थी, जिसे देखते हुए रणबीर अपने मन में, लगता है ये सो चुकी है, ये कहते हुए ठीक उसके बगल में आकर लेट जाता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। तरफ सौम्या रोए जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या पर हाथ उठाने के बाद रणबीर को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह हार पछताकर सीधा स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और फोन पर किसी से बात करते हुए, मिस्टर मुकेश, जैसा आपने कहा था उस हिसाब से मैं शादी कर चुका हूँ, अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। रणबीर की बात सुनते दूसरी तरफ से मिस्टर मुकेश, मिस्टर रणबीर शौर्य, आप अच्छे से जानते हैं मैंने आपको शादी के साथ साथ ये भी कहा था कि वारिस होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को सुनते रणबीर, इसका मतलब जब मेरा अंश इस दुनिया में आएगा तभी ये कुछ पॉसिबल हो सकता है।
तभी दूसरी तरफ से, यस मिस्टर शौर्य, ये वसीयत आपके माँ बाप की लिखी हुई है, लेकिन अगर आप शादी नहीं करते और ना ही आपकी कोई औलाद होगी तो ऑटोमेटिक ये सारी प्रॉपर्टी आपके चाचा चाची के दोनों बेटों के नाम हो जाएगी। इस बात को सुनते ही रणवीर गुस्से से अपना टेबल हाथ पर मारते हुए, नहीं, वो मेरे पापा की मेहनत है, उसे उन्होंने दिन रात एक करके कमाया है, उसे मैं बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से से फोन कट कर देता है। अब मैं क्या करूं? शादी तो कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं कैसे? ये कहते हुए अपने माथे पर हाथ रख लेता है। अगली सुबह सौम्या की जैसे आंख खुलती है तो रणवीर उसके बगल में लेटा हुआ था। यह देखकर सौम्या हड़बड़ाते हुए तुरंत उसे पीछे हटती है और चिल्लाते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सौम्या की चीखने की आवाज सुनते रणवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम पागल तो नहीं हो चुकी जो इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? यह मेरा ही कमरा है और मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? तभी सौम्या अपने मन में, रात को ये कमरे से तो बाहर चले गए थे, फिर कब आए? लगता है ये मेरे सोने का इंतजार कर रहे थे ताकि जब मैं नींद में चली जाऊं उसके बाद ये मेरे साथ। ये कहते सौम्या के माथे पर बल पड़ जाते हैं। तभी वह फिर से चिल्लाते हुए, मैं अच्छे से समझ रही हूँ आपके इरादे, शादी तो जबरदस्ती कर ली, अब मेरे साथ अपनी मनमर्जियां करना चाहते हैं। सौम्या की बात सुनते रणवीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए तुरंत उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे सौम्या रणवीर के सीधा गले लगती है। इस वक्त रणवीर के होठ सौम्या की गर्दन पर थे। तभी रणवीर बेहद खतरनाक वॉइस में, मुझे अगर तुम्हारे साथ कुछ करना होगा तो मुझे उसके लिए तुम्हारी इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसे खतरनाक तरीके से देख रहा था। तभी सौम्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, मैं आपके इरादे अच्छे से जानती हूँ, नींद में आप मेरा फायदा उठा रहे थे। सौम्या की इस बात पर रणवीर को बेतहाशा गुस्सा आता है और वह तेज दहाड़ते हुए, बहुत हो चुका है तुम्हें सफाई देते देते, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। ये कहते हुए सीधा उसके होठों पर अपने होठ टिका लेता है और बेहद पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस समय सौम्या अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रणवीर ने इस वक्त उस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तभी ठीक 20 मिनट के बाद रणवीर सौम्या के होठों को अपने होठों से दूर करता है। इस वक्त सौम्या के होठ बेहद लाल हो चुके थे। तभी रणवीर अपने होठों को साफ करते हुए, वैसे तुम काफी ज्यादा स्वीट हो, ये कहते हुए वह तिरछी मुस्कुराहट लाता है। सौम्या तुरंत पीछे हटते हुए, मैं आप जैसे इंसान की रग रग से वाकिफ हूँ, ये सब करने के लिए तो आप मुझे वहां से यहाँ तक लेकर आए हैं, जिसका नाम लेने से अब आपने मुझे मना भी किया है। सौम्या की बात सुनते रणवीर, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक समझती हो, लेकिन तुम्हें आज तक ये पता न चला कि इतने सालों से जिन लोगों के बीच में तुम रह रही हो वो तुम्हारे अपने हैं या फिर पराए। ये कहते रणवीर सीधा वॉशरूम चला जाता है। रणवीर के जाते सौम्या अपने मन में उसके मामा मामी ने उसके साथ जो धोखा दिया वो उसे याद आता है, जिसे सोचते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें में से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तभी कुछ देर के बाद दादी कमरे का दरवाजा खटखटाती है। तभी सौम्या अपने आंसू पोंछते हुए जैसे दादी के सामने जाती है तो दादी, बेटी जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, क्योंकि तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। दादी की बात सुनते सौम्या धीरे से अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। करीब 1 घंटे के बाद सौम्या किचन में खड़ी मीठा बना रही थी। जैसे कुछ सामान लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ने वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी सौम्या अपने आप को संभालते हुए जैसे पीछे की तरफ देखती है, जहां पर एक लड़की आंखों में बेतहाशा नफरत लिए उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी सौम्या, ये क्या हरकत है आपकी, अभी मैं गिर सकती थी। तभी शर्लिन सौम्या के बेहद नजदीक आकर, ये तो बस मैं तुम्हारी औकात दिखा रही थी। तभी सौम्या, सोच समझकर बात करो, तुम किससे बात कर रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम रणवीर की पत्नी हो और इस घर की बहू बन चुकी हो, लेकिन तुम भी भूलो मत कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रणवीर अपने मकसद के लिए लेकर आया है, और अपने मकसद के चलते ही तुमने उससे शादी की है, क्योंकि तुम जैसी 3rd क्लास लड़कियों को कभी वो अपने करीब भी नहीं आने देता। इसी वजह से मेरे प्यार से दूर रहना। ये कहते हुए वह रणवीर से दूर देने की धमकी दे रही थी, जिसे सुनते ही सौम्या माथे पर बल डालते हुए, मुझे भी कोई शौक नहीं उस रणवीर के करीब रहने का। और हाँ, दूसरी बात, अगर तुम्हारे रणवीर को मुझे मकसद के लिए ही शादी करनी थी तो फिर वो तुमसे क्यों नहीं किया? अगर वो तुम्हारा प्यार था तुम्हें अपना लेना चाहिए था, लेकिन लगता है रणवीर शौर्य तुम जैसी लड़कियों को पत्नी नहीं बनाना चाहता, शायद इसी वजह से। ये कहते हुए अपनी आई ब्लिंक करती है। सौम्या की बात सुनते शर्लिन आंखों में बेतहाशा नफरत लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कल की आई हुई मुझसे इस तरीके से बात करो। एक दिन रणवीर जब अपना मकसद हासिल कर लेगा तो उसके बाद तुम्हें किसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा, तब मैं तुम्हारा ये चेहरा देखूंगी और तब तुम्हारा चेहरा देखने ही लायक होगा। ये कहते हुए किचन से बाहर चली जाती है। शर्लिन के जाते सौम्या उस बात को लेकर गहरी सोच में डूब जाती थी और अपने मन में, आखिर अब और कौन सा मकसद रह चुका है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं। कुछ देर के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। इस वक्त रणवीर के बगल में शर्लिन बैठी हुई थी तो दूसरी तरफ सौम्या उन दोनों को बिना देखे अपने नाश्ते की तरफ ध्यान दे रही थी।
वह नहीं चाहती थी कि वह शर्लिन और रणवीर का चेहरा देखे और फिर से उसे बेतहाशा दोनों पर गुस्सा आए, क्योंकि उसकी शादी बेशक जिन भी हालातों में हुई थी, लेकिन अब वह लीगल तौर से रणवीर की पत्नी थी और रणवीर उसका पति था। एक पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक पत्नी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति उसी के सामने किसी और लड़की से बात करे, और वह भी उस लड़की से जो उसे मोहब्बत करती है। नाश्ता कंप्लीट होने के बाद रणवीर दादी को बाय बोलकर सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। रणवीर के जाते शर्लिन भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा देती है, जिसे देखते हुए दादी, अरे बेटी, रणवीर तो जल्दबाजी में अपना ये रुमाल यही भूल चुका है, जाओ तुम जाकर उसे दे आओ। तभी सौम्या हैरान भरी नजरों से, क्या मैं देकर आऊं? तभी दादी, हाँ तुम ही तो उसकी पत्नी हो ना, ये तुम्हारा ही फर्ज है। ये कहते दादी उसके हाथ में रुमाल थमा देती है। सौम्या वह हाथ में रुमाल लिए जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रही थी, तभी वो अपने मन में, आखिर इसे ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ ये शादी दादी की वजह से की है। ये कहते सौम्या अपने आप से बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी नजर सामने गेट की तरफ जाती है, जहाँ पर शर्लिन रणवीर के गले लगी हुई थी। ये देखते हुए सौम्या अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी वह गुस्से से जैसी पलटने वाली थी कि उसके कानों में एक आवाज आती है, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा जो भी मकसद है उसे जल्द से जल्द पूरा करो और उस लड़की को डाइवोर्स दो। वह लड़की तुमसे बेहद नफरत करती है, वो तुम्हारे काबिल नहीं। इस बात को सुनते सौम्या अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी वह गुस्से से कदम बढ़ाते हुए रणवीर और सौम्या के पास जाकर, अगर तुम दोनों की इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर शादी एक दूसरे से कर लेनी चाहिए थी, मुझे क्यों बीच में फंसाया। सौम्या की बात सुनते रणवीर को अपने से दूर करते हुए, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। तभी सौम्या, वही जो अपनी आंखों से देख रही हूँ। पता है कि अब आप फिर सच कबूल नहीं करना चाहते, शायद आपको सच सुनने से तकलीफ होती है। रणवीर इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी सौम्या गुस्से से वह रुमाल रणवीर के मुंह पर फेंक कर चली जाती है। अपनी यूं इंसल्ट होता देख रणवीर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि तभी शर्लिन उसका हाथ पकड़कर, मैंने तुम्हें कहा था ना रणवीर, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारे बारे में मुझे पहले भी काफी बकवास किए जा रही थी, मुझे तो बस डर है कि कहीं ये दादी के सामने अनाप शनाप न बक दे। ये कहते हुए वह रणवीर को उकसाने की कोशिश करती है। तभी रणवीर अपने गुस्से को कंट्रोल न करता हुआ सीधा घर के अंदर एंटर करता है, जहां पर इस वक्त वह डाइनिंग टेबल पर खड़ी थी। हालांकि इस वक्त डाइनिंग टेबल पर दादी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से रणवीर उसका तुरंत हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ सीधा कमरे की तरफ ले जाने लगता है। तभी सौम्या अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ठीक कमरे में एंटर करते ही रणवीर उसे बिस्तर पर धकेलते हुए, नीचे क्या बकवास किए जा रही थी। तुम्हें मैं बेशक अपनी पत्नी बनाया हूँ, लेकिन मैं इस चीज की इजाजत नहीं दिया कि तुम मेरे सामने इस तरीके की बात कर सको और अपनी हद में रहकर बात करना। तभी सौम्या चिल्लाते हुए, मैं भी कोई खिलौना नहीं कि तुम जैसे चाहोगे मैं वैसी चलती रहूं। मैं तुम जैसे इंसान की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम जैसे आदमी किसी भी लड़की से मोहब्बत नहीं करते, बस उन्हें अपना निशाना बनाते हैं, जैसे तुमने शर्लिन को बनाया है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो शायद आज उससे शादी किए होते, ना कि मुझसे। ये कहते सौम्या गुस्से से काफी कुछ बोलते जा रही थी। तभी रणवीर गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने बेहद करीब कर लेता है। इसके आगे रणवीर कुछ कहता कि तभी सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता। माँ बाप का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं रणवीर का गुस्सा अब शांत हो चुका था, क्योंकि सौम्या के साथ साथ रणवीर के माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। माँ बाप का जिंदगी में ना होना ये बात रणवीर बेहतर तरीके से समझता था। उसने सौम्या का सर अपने कंधे पर रखा हुआ था, जहाँ पर सौम्या फूट फूट कर रो रही थी। तभी रणवीर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। करीब 5 मिनट के बाद सौम्या से दूर होते हुए, मुझे आपकी जरूरत नहीं, आप मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, मुझसे जबरदस्ती अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। एक बार फिर से सौम्या गुस्से से बोलती जा रही थी, जिसे देखते हुए रणवीर, देखो शांत हो जाओ, मैं तुम पर खामखा गुस्सा नहीं करना चाहता। अब उस दिन के बाद से सौम्या और रणवीर में इसी तरीके से तकरार के साथ साथ मोहब्बत भी होने लगती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। दूसरी तरफ शर्लिन जब भी इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखती तो सौम्या के दिल और दिमाग में एक शक का बीज बोने लगती है। लेकिन उस रात रणवीर ने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था कि शर्लिन और उसके बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं, बल्कि शर्लिन उससे मोहब्बत करती है। इसी वजह से हमेशा वह शर्लिन को उल्टा जवाब दे दिया करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा उससे यही कहती कि देखना, अपना मकसद पूरा होने के बाद रणवीर एक दिन उसे घर से निकाल देगा और जहां से लेकर आया है वहां भेज देगा। इस बात को सुनते ही कहीं ना कहीं सौम्या को अंदर ही अंदर ये डर सताने लगा था कि कहीं रणवीर उसे छोड़ न दे। वहीं कुछ दिन के बाद मैंशन के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, क्योंकि रणवीर ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, जिसकी खुशी में ये पार्टी अनाउंस की गई थी, जहां पर काफी सारे लोग शामिल थे। रणवीर कुछ गेस्ट लोगों के साथ बात कर रहा था कि तभी दादी उसके पास आते हुए, बेटा सौम्या कहाँ है, वह अभी तक आई क्यों नहीं। दादी वो आती होगी, ये कहते जैसी उसकी नजर सीढ़ी से उतर रही सौम्या पर जाती है, जहां पर उसने एक ब्लैक कलर की बेहद सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रणवीर तो कुछ पल उसे देखता ही रह गया,
लेकिन वह जब भी कोई ना कोई बहाने से सौम्या के करीब जाता तो सौम्या हमेशा उससे दूरी बना लेती। रणबीर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सौम्या उसके साथ ये सब क्यों कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शर्लिन ये सारा नजारा देखकर आखिरकार आज जाकर तीर निशाने पर लगा। मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैंने सौम्या के दिल और दिमाग में इतना जहर घोल दिया है ना कि तुम चाह कर भी उसे नहीं निकाल पाओगे। ये कहते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ सौम्या जानबूझकर रणबीर से दूरी बनाकर चल रही थी, जिसे देखकर रणबीर को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। रात को पार्टी खत्म होने के बाद सौम्या जैसे कमरे में एंटर करती है तो रणबीर तुरंत दरवाजा खोलता हुआ कमरे के अंदर एंटर करता है। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था और तुम हो कि मुझे नजरअंदाज कर रही थी। तभी सौम्या बिना रणबीर की बातों का जवाब देते हुए अपनी साड़ी की पिन खोलने वाली थी कि तभी रणबीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ सौम्या। तभी सौम्या गुस्से से उसे अपने से दूर करते हुए, आखिर क्यों बात करनी है? मेरे बात करने या ना करने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? अगर सही कहूँ तो आप तो मुझे यहाँ पर खरीद कर लेकर आए हैं ना। जबरदस्ती की ये शादी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से आपने ये शादी मुझसे की। अब ये झूठा पति पत्नी का नाटक करते करते मैं थक चुकी हूँ। सौम्या की बात सुनते रणबीर, तो इसका मतलब तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तभी सौम्या अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, मुझे कोई भला क्या कहेगा? आप भी अच्छे से जानते हैं शादी होने के बाद हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं। ये बेशक हम पति पत्नी हैं, लेकिन दिल से हम एक रिश्ते में नहीं जुड़े। सौम्या की बात सुनते रणबीर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए, तो ठीक है फिर, आज मैं इस पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर देता हूँ। ये कहते हुए सौम्या की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सौम्या अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए, ये क्या कर रहे हैं? तभी रणबीर, वही जो हर एक पति पत्नी करते हैं। ये कहते हुए एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ सीधा बिस्तर पर लेटा देता है। सौम्या से पहले कोई सवाल करती कि वो बिना देखे रणबीर उसके होठों पर अपने होठ सटा देता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसके पूरे वजूद पर सहलाने लगता है। पहले तो सौम्या इनकार करती है, लेकिन बाद में वह रणबीर का साथ देने लगती है। आज पूरे 1 महीने के बाद रणबीर और सौम्या एक हो चुके थे। अब इसी तरीके से रणबीर हर रात अपनी पत्नी पर प्यार लुटाया करता था। इन तभी कुछ दिनों के बाद सौम्या की तबीयत खराब होने लगती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तब डॉक्टर से ये खबर पता चलती है कि सौम्या मां बनने वाली थी। इस खबर से रणबीर और सौम्या बेहद खुश थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शर्लिन इस बात से बेहद गुस्से में लाल हो जाती है। तभी वो अपने मन में, मेरी खुशियां मुझसे छीन कर ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मैं इन लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। इन लोगों से इनका बच्चा छीन लूंगी। ये कहते वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और जैसे ही सौम्या को भड़काने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ने वाली थी कि तभी उसे स्टडी रूम में एक आवाज आती है। शर्लिन जैसे इन बातों को ध्यान से सुनती है तभी उसे रणबीर की आवाज आती है, मिस्टर राकेश, अब मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। मैं चाहता हूँ जब भी मेरा बच्चा इस दुनिया में है उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जानी चाहिए। अब मैं इस घड़ी का और इंतजार नहीं करना चाहता। आखिरकार इतने वक्त के बाद अब मुझे वह मिलने वाला है जिसकी चाहत मैंने इतने सालों से की है। शर्लिन ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। इसका मतलब ये रणबीर शौर्य का मकसद था। मतलब बच्चा हो जाने के बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। ये सोचते हुए तुरंत सौम्या के कमरे में जाती है और सारी हकीकत बताती है। हालांकि पहले तो सौम्या इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी शर्लिन अपने फोन में से वह रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें रणबीर अपने मुंह से ये सारी बातें बोल रहा था। उस बात को सुनते ही सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी शर्लिन अपना फोन पकड़ते हुए, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि देखना एक दिन अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद रणबीर तुझे छोड़ देगा, क्योंकि तुम सिर्फ एक मकसद के लिए इस घर में लाई गई थी। ये कहते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन शर्लिन के जाने के बाद ही सौम्या काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद रणबीर कमरे में एक फाइल लेने के लिए आता है और सौम्या की ऐसी हालत देखकर बिना देरी के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ घंटे के बाद रणबीर वार्ड के बाहर खड़ा था। तभी वो अपने मन में, आखिर सौम्या को ये क्या हुआ? कुछ देर पहले तो वो ठीक थी। ये कहते हुए मन ही मन काफी ज्यादा परेशान था। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हुए, देखिए पेशेंट को पैनिक अटैक आया है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी बात की ज्यादा चिंता सता रही थी। इस बात को सुनते ही रणबीर हैरान भरी नजरों से, लेकिन डॉक्टर, सौम्या तो कुछ देर पहले ठीक थी, बल्कि खुश थी। तभी डॉक्टर, वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन अगर ये बार बार पैनिक अटैक आते रहे तो इससे आपके बच्चे को भी खतरा हो सकता है, सो बी केयरफुल। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से बाहर चली जाती है। करीब 15 मिनट के बाद रणबीर वार्ड के अंदर एंटर करता है, जहां पर सौम्या आंखों में आंसू लिए फूट फूट कर रो रही थी, जिसे देखते हुए रणबीर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए, आखिर क्या बात है सौम्या, जो तुम इस तरीके से रो रही हो? तभी सौम्या अपना हाथ छुड़ाते हुए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने मुझसे शादी और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया है। सौम्या की बात सुनते रणबीर हैरान भरी नजरों से, ये तुम्हें किसने कहा? तभी सौम्या,
ये मुझे किसने कहा ये बात जरूरी नहीं। आपके लिए आपने मेरे साथ ये दिखावा किया। पैसों के लिए आप इतने गिर जाएंगे कि आप मेरे साथ। ये कहते सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी रणवीर सौम्या के आंसू साफ करते हुए, तुम जैसा सोच रही हो वैसा सच नहीं है। ये कहते हुए रणवीर, आज से काफी साल पहले मेरे माँ बाबा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, लेकिन मेरे चाचा चाची ने लालच में आकर उन्हें मरवा दिया था ताकि ये सारी जमीन जायदाद उनके नाम हो सके। लेकिन मरने से पहले मेरे चाचा चाची ने मेरे माँ बाबा को एक ऐसी वसीयत बनाने के लिए कहा जिसमें ये लिखा था कि मेरी शादी जब होगी और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब ये सारी जमीन जायदाद मेरे नाम होगी। उस वक्त मैं काफी छोटा था, मुझे दीन दुनिया की कोई समझ नहीं थी, इसी वजह से वो प्रॉपर्टी लीगल तौर से मेरे हाथ ना आ सकी। मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मेरे चाचा चाची मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन वह मेरी दादी थी जो मुझे उस रात चोरी छुपे दूसरे शहर के लिए भेज दी थी। मैंने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने आप को अकेले संभाला है। उस वक्त मेरा सहारा कोई नहीं था और ना ही मुझे संभालने वाला था। मेरी दादी थी जो सिर्फ मुझसे फोन पर बात करती थी और हमेशा मुझे मोटिवेट कर दी। और उस दिन दादी ने ही तुम्हें मंदिर में देखा था जहाँ तुमने उनकी मदद की और वहीं से उन्हें तुम्हें पसंद आ चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारा पता करूं, और तुम्हारा जब मैंने पता किया तो पता चला कि तुम्हारे मामा मामी तुम्हें कोठे पर बेच चुके हैं। जब मैं उस कोठे से तुम्हें वहां से निकालने वाला था तो उन लोगों ने मुझे इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने पूरे 1 करोड़ रुपये उनके मुंह पर मारे तब मैं तुम्हें वहां से निकाल सका। मैं मानता हूँ कि ये शादी मैंने सिर्फ दादी की वजह से की थी, लेकिन प्यार और ये बच्चा ये मेरी खुद की मर्जी है। अगर मैं प्रॉपर्टी के लिए बच्चा चाहता तो शायद मैं सुहागरात की रात भी वह कर सकता था। उसके लिए मुझे 1 महीने का इंतजार ना करना पड़ता। ये कहते हुए रणवीर सौम्या के माथे को चूमता है। तभी सौम्या, आप सच कह रहे हैं ना? तभी रणवीर उसे अपने गले से लगाते हुए, हाँ मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ और तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा था और हमारे बच्चे के आ जाने के बाद मेरे माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। और एक और बात, मैं अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मरते दम तक अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। रणवीर की ये सारी बात सुनते सौम्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। उस दिन के बाद से सौम्या अब आने वाले बच्चे की तरफ ध्यान देने लगी थी। दूसरी तरफ रणवीर ने शर्लिन का घर पर आना बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है और पूरे 9 महीने के बाद सौम्या ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही रणवीर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद रणवीर और सौम्या खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।